इस क्वेश्चन में हम जो है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन या रेडियल एक्सीलरेशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू पार्टिकल्स P एंड Q, दो पार्टिकल है P और Q, आर लोकेटेड एट ए डिस्टेंस RP एंड RQ। दो पार्टिकल P और Q कहां लोकेटेड है, डिस्टेंस RP पर और डिस्टेंस RQ पर रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द एक्सिस ऑफ ए रोटेटिंग डिस्क सच दैट RP इज ग्रेटर देन RQ। अगर हम यहां पर एक डिस्क बनाए, सपोज मान लो ये हमने एक डिस्क बना दी भाई, मान लो ये एक डिस्क है, एक दूसरी डिस्क और बनाई, ये ठीक है। अब यहां से हम एक एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, ये इस डिस्क का, ये दोनों डिस्क का जो है एक्सिस कॉमन है। जो पार्टिकल P है, जो पार्टिकल P है वो कितने डिस्टेंस पर है, RP डिस्टेंस पर। मान लेते हैं यहां से फॉर एग्जाम्पल इस तरह से ले लेते हैं, ये जो येलो वाली लाइन है यहां पर पार्टिकल P है और ये रेडियस हो गई RP। अब एक और लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि क्लैरिटी रहे। दूसरा पार्टिकल Q वो कहां है, इस पॉइंट पर, ये है Q पार्टिकल है और कितने डिस्टेंस पर है, RQ पर। अब आपको ये पता, अगर ये जो सर्कुलर डिस्क है अगर ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, डायरेक्शन भी मैं बना देता हूं, मान लो इस तरह से रोटेट कर रही है, तो डायरेक्शन इस तरह से अगर रोटेट कर रही है ना, तो इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि क्या चीज कंसीडर करनी है। ध्यान से समझेंगे। देखो आपको पता है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होता है। अगर मैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की का फॉर्मूला लिखूंगा तो वो होता है AC इज इक्वल टू V²/R। ठीक है। एक और फॉर्मूला होता है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का, वो होता है R²ω। अब यहां पर सबसे पहले तो ये चीज समझनी है कि मुझे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन में ये फॉर्मूला यूज करना है या ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। भाई आपके माइंड में, ये भी आपके माइंड में आएगा ना क्वेश्चन, हमने V²/R को क्यों यूज नहीं किया और AC इज इक्वल टू R² इंटू ओमेगा को हम क्यों यूज कर रहे हैं, सॉरी R⍵², होगा ये R⍵²। यहां से इसको हटा देते हैं, ये R⍵²। ठीक है, ये R⍵²। तो हमें यहां ये देखना है कि हम इस फॉर्मूले को यूज करें या इसको यूज करें, ये समझना जरूरी है। ठीक है, चलो पहले हम इसकी बात करते हैं। देखो AC इज इक्वल टू V²/R। अब आपको पता है वेलोसिटी क्या होती है। अगर P पार्टिकल की वेलोसिटी की बात करें, अगर हम P पार्टिकल की वेलोसिटी की बात करें तो इस तरह से आएगी, ये हो गई भाई वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल P, VP ले ली। और अगर हम Q की बात करेंगे तो वो कुछ ऐसे आ जाएगी, VQ। अब आप देखो VP और VQ आप अगर वैल्यू निकालोगे तो VP की वैल्यू और VQ की वैल्यू क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। ये कैसी होंगी, वैल्यू डिफरेंट होंगी। और R जो रेडियस है वो तो ऑलरेडी डिफरेंट दिया ही है क्वेश्चन में। आपको क्या दिया है, RP इज ग्रेटर देन RQ, ये गिवन है क्वेश्चन में। तो अब ध्यान से देखो, अगर आप यहां पर देखोगे VQ और VP जो वैल्यू है वेलोसिटी की वो डिफरेंट है। जब इनकी वैल्यू VP और VQ की वैल्यू डिफरेंट होंगी तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपका वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है, रेडियस भी चेंज हो रहा है। भाई आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा दोनों केसेस, दोनों पॉइंट के लिए, P पॉइंट के लिए भी और Q पॉइंट के लिए भी। अगर मैं इस तरह से लिखूं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन फॉर P पार्टिकल, तो इसकी वेलोसिटी VP का स्क्वायर अपॉन में RP, और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन फॉर Q पार्टिकल तो वो क्या हो जाएगा, VQ का स्क्वायर अपॉन में RQ। अब आप देखो, आप इनको कंपेयर कर ही नहीं पाओगे, इन दोनों को कंपेयर क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है। बेसिकली वेलोसिटी भी चेंज है ना। VP पॉइंट की वेलोसिटी अलग होगी और Q पॉइंट की अलग वेलोसिटी होगी। ये किस फॉर्मूले से देख सकते हो आप, V इज इक्वल टू R⍵ से, या ω R लिख लो, इस फॉर्मूले से आप देख सकते हो।
जब आप इस फॉर्मूले से देखोगे तो वेलोसिटी p पार्टिकल और q पार्टिकल की अलग अलग होगी, तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते, हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते। क्या ये बात क्लियर है? अगर ये बात क्लियर है तो अब हम जो है इसको अप्लाई करेंगे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के इस फॉर्मूले को, r ओमेगा स्क्वायर। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ध्यान से देखो आप, अगर इसका जो ओमेगा है इस डिस्क का, अगर हम ओमेगा निकालने की कोशिश करें, इस डिस्क का ओमेगा निकालने की कोशिश करें, तो आपको पता है कि जब ये डिस्क जो है इसकी जो स्पीड है, इसके हर पार्टिकल की जो स्पीड है, इसके हर पार्टिकल की जो स्पीड होगी, इसके हर पार्टिकल की जो स्पीड होगी, एंगुलर स्पीड बेसिकली ओमेगा, ये क्या होगी? सेम होगी। ये क्या होगी? सेम होगी। हर पार्टिकल की इसकी ओमेगा जो होगी वो सेम होगी। कैसे देखेंगे? दैट मीन्स इसको समझने के लिए मैं बताता हूं। देखो, मान लो टी टाइम में, मतलब टी बराबर 0 पर ये दोनों पार्टिकल यहां पर ही है, व्हाइट कलर से देखना, टी बराबर 0 पर ये इसी लाइन में है। टी बराबर 5 सेकंड पर सपोज ये लाइन ऐसे आ जाती है भाई, टी बराबर 5 सेकंड पर ये लाइन बिल्कुल इस तरह से आ जाएगी। तो देखो दोनों का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो सेम है, दोनों का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? सेम। जब दोनों का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम है तो ओमेगा सेम हो गया ना, क्योंकि ओमेगा क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है, टाइम जो भी आएगा वो है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो सेम टाइम में दोनों पार्टिकल सेम एंगल ट्रेवल करेंगे, इसीलिए इनका ओमेगा सेम हो जाता है, इसीलिए इनका ओमेगा सेम हो जाता है। लेकिन अगर इसकी लीनियर वेलोसिटी की बात करी जाए या स्पीड की बात करी जाए, इस वाली वैल्यू की, VQ और VP की, ये वैल्यूज अलग अलग होंगी। क्यों? क्योंकि आपकी रेडियस जो है डिफरेंट है। जब रेडियस डिफरेंट है तो आपकी वेलोसिटी भी डिफरेंट होगी। क्या ये बात क्लियर है? तो अगर रेडियस डिफरेंट है तो इनकी जो वेलोसिटी हर पॉइंट पर अलग अलग होगी। अगर मान लो मैं तुम्हें बोलता हूं भाई एक और डिस्क ले ली, तीसरी छोटी सी ये वाली, और इसकी वेलोसिटी अगर हम देखेंगे मान लो इस डायरेक्शन में, तो अगर मान लो VS कर दिया जाए, S पॉइंट ले लिया हमने, तो इसकी वेलोसिटी अलग होगी, लेकिन इसका ओमेगा सेम होगा, इसका ओमेगा सेम होगा। क्योंकि ये डिस्क जब रोटेट करेगी, पूरी डिस्क सॉलिड है ना भाई, डिस्क तो पूरी एक साथ ही रोटेट करेगी, पूरी डिस्क एक साथ ही रोटेट करेगी। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे मान लो ये डिस्क मान लेते हैं ना, ये डिस्क मान लेते हैं। जब देखो, अब जब ये रोटेट करेगा, मान लो ये कॉर्नर है, एक ये पॉइंट ले लो और एक ये पॉइंट, जब ये रोटेट करेंगे तो दोनों क्या है? सेम एंगल में रोटेट करेंगे, सेम टाइम में सेम एंगल ही तो का रोटेशन होगा हर पार्टिकल का, है ना। तो इसीलिए इनका ओमेगा क्या हो जाएगा? सेम। तो इसीलिए यहां पर जब ओमेगा सेम हो जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन किसका रह जाएगा? आर का। ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आप आराम से कर सकते हो। इसका मतलब सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन फॉर पार्टिकल P वो क्या हो जाएगा? RP और ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा सेम होगा। और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन फॉर पार्टिकल Q दैट इज RQ, और ये ओमेगा स्क्वायर, दोनों को डिवाइड कर दो। ओमेगा से ओमेगा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड क्या होगी? सेम होगी। तो RP और RQ अलग अलग है। RP और RQ क्या है? अलग अलग। RP की वैल्यू ज्यादा है RQ से, इसका मतलब सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन फॉर P इज ग्रेटर देन सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन फॉर Q, देन P हैज ग्रेटर एक्सीलरेशन देन Q। दैट मीन्स थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। इस केस में बस मैंने इसको इतना अच्छे से एक्सप्लेन इसीलिए किया है क्योंकि कोई भी बच्चा ये सोच सकता है कि इस फॉर्मूले को क्यों यूज नहीं किया। इस फॉर्मूले को यूज ना करने का कारण बस यही था कि हर पॉइंट पर, इस डिस्क के हर पॉइंट पर जो लीनियर वेलोसिटी होगी वो डिफरेंट होगी। अगर ऐसे एक लाइन ड्रॉ करोगे तो इसके किसी भी पॉइंट पर आप अगर वेलोसिटी निकालोगे तो वो डिफरेंट होगी। क्यों? रेडियस की वजह से, ये डिस्टेंस की वजह से। क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? V इक्वल टू ओमेगा आर। ओमेगा तो सेम हो गया, ओमेगा तो सेम बता दिया, क्योंकि ये भी मैंने बताया कि सेम, मान लो ये पॉइंट और ये पॉइंट जब ट्रेवल करेंगे तो सेम एंगल ट्रेवल करेंगे। सेम एंगल ट्रेवल किया तो टाइम से डिवाइड करेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी सेम आ जाएगी। बट इनका आर जो है डिफरेंट है, आर जो है डिफरेंट है, इसलिए लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट हो जाएगी। क्या ये बात क्लियर है? उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो भाई वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।
ठीक है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.vijayacademy.in पर जाइए, वहां पर एक रिसोर्स का टैब होगा, वहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको फिजिक्स के अंदर कोई भी डाउट है तो भाई टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, फिजिक्स बाय विजय एकेडमी। वहां आप अपना डाउट पोस्ट करिए, मैं रिप्लाई कर दूंगा। अगर आप 1 to 1 बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर भी मुझसे बात कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हम जो है सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। इस क्वेश्चन में हम सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। वैसे तो सेंट्रीपिटल जो फोर्स है वो हम जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, बट मैं यहां पर फॉर्मूला बताऊंगा और उस फॉर्मूले से ही हम इस सवाल को कर लेंगे। क्योंकि ये सवाल मॉड्यूल के अंदर दिया हुआ है इसीलिए हम इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए, ए स्ट्रिंग ब्रेक्स इफ इट्स टेंशन एक्सीड्स 10 न्यूटन। एक जो स्ट्रिंग है वो ब्रेक हो जाती है अगर उसका टेंशन जो है 10 न्यूटन से ज्यादा हो जाता है। ए स्टोन ऑफ मास 250 ग्राम टाइड टू दिस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर इज रोटेटेड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल। एक स्ट्रिंग है उससे जो है एक 250 ग्राम का मास बंधा हुआ है और उसको हम एक ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमा रहे हैं। क्या ये बात क्लियर है? भाई एक रस्सी लो, उसके अंदर पत्थर बांधो और ऐसे 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 घुमा रहे हो हॉरिजॉन्टल सर्कल में। इस तरह से नहीं, बिल्कुल ये घूमेगा इस तरह से, इस तरह से ऐसे पकड़ के हम ऐसे घुमाएंगे तेजी से तो इस तरह से घूमने लग जाएगा। क्लियर है? तो ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रही है ये जो पत्थर है, जो मास है। द मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन, मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन, दैट मींस यहां पर क्या पूछ रहा है? ओमेगा की बात कर रहा है। एंगुलर वेलोसिटी मतलब ओमेगा आपको निकालना है। तो भाई अब ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझना है। मान लो एक स्ट्रिंग में ये इस तरह से घूम रही है, यहां पर पत्थर है, यही ले लिया भाई, चलो ठीक है, ये इसका एक्सिस हो गया, ये इसका एक्सिस हो गया। अब आपको पता है कि ये पत्थर इस तरह से रिंग स्ट्रिंग से यहां से ऐसे बंधा हुआ है, ठीक है, और ये ऐसे घूम रहा है हॉरिजॉन्टल सर्कल में, इस तरह से ये ड्रॉ कर लिया। ठीक है भाई, ये एक्सिस हो गया, यहां पर बंधा हुआ है और हॉरिजॉन्टल सर्कल में इस तरह से घूम रहा है। अब आपको पता है इस केस में जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है, जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है वो टूवर्ड्स द सेंटर लगता है। आपको पता है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कैसे एक्ट करता है? टूवर्ड्स द सेंटर एक्ट करता है। दिस इज द ए सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। जब ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन टूवर्ड्स द सेंटर एक्ट करेगा तो अब आपको पता है अगर मैं फोर्स के हेल्प से, मान लो एक फोर्स देखते हैं हम, फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन, मास इनटू एक्सीलरेशन, ये आप पढ़ोगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वाले चैप्टर में। तो अगर मैं इस एक्सीलरेशन को सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन से रिप्लेस कर दूं तो MAC हो जाएगा और ये वाला जो फोर्स होगा ये कौन सा फोर्स कहलाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। बस इस तरह से आप सेंट्रीपिटल फोर्स को समझ सकते हैं। तो FC इज इक्वल टू क्या हो गया? सेंट्रीपिटल फोर्स, मास और एक्सीलरेशन के फॉर्मूले जो आपको पता है mv²/r होता है और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? FC इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हो गया भाई सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला। ठीक है, अब सेंट्रीपिटल फोर्स देखो, जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है इसी डायरेक्शन में इसका क्या होगा? फोर्स लग रहा है। ड्रॉ कर लेते हैं, दैट मींस इसी डायरेक्शन में आपका क्या लग रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। भाई इसी डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। अब आपको पता है जब इस रस्सी को हम ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं तो रस्सी बाहर की तरफ जा रही है ना, टेंशन बाहर की तरफ, इसके अंदर टेंशन हो रही है। क्या समझे भाई? जब ये इस रस्सी को हम जो है ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं तो इस रस्सी के अंदर या बाहर की तरफ तो एक्चुअली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, नॉट टेंशन। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कॉन्सेप्ट आएगा इसमें, वो हम बाद में देखेंगे। FG सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो आप इतना समझो कि भाई जब इस पत्थर को हम ऐसे रस्सी से घुमाएंगे, है ना, रस्सी से घुमा रहे हैं तो इसके अंदर जो रस्सी के अंदर क्या आ जाएगी? टेंशन आ जाएगी। इस रस्सी के अंदर क्या आ जाएगी? टेंशन। तो बेसिकली वो जो टेंशन होगी इस सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगी। वो टेंशन क्या होगी? सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगी। क्लियर है? द स्ट्रिंग ब्रेक्स इफ इट्स टेंशन एक्सीड, अगर इसकी टेंशन जो है FC, इसकी टेंशन जो है ज्यादा हो गई 10 न्यूटन से, टेंशन जो है इसके अंदर क्या हो गई? ज्यादा हो गई 10 न्यूटन से, तो उस केस में ये रस्सी जो है टूट जाएगी। इसका मतलब अगर मैं यहां पर ये लिखूं टेंशन जो है
अगर टेंशन इसकी ज्यादा हो गई किससे, इसका मतलब टेंशन इसकी एफसी से ज्यादा हो गई, तो ये क्या रस्सी क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, है ना। तो इस केस में जब टेंशन एफसी से ज्यादा हो जाएगी तो ब्रेक हो जाएगी। इसका मतलब आज अगर ये ब्रेक नहीं करानी तो इसका मतलब ये हो जाएगा टेंशन जो है किसके इक्वल हो गई, एफसी के। इस कंडीशन में ये ब्रेक, नो ब्रेक, है ना। इस कंडीशन में ये ब्रेक नहीं होगी। तो मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन कैन बी, तो इस केस में इसकी जो टेंशन है वो ब्रेक नहीं होगी। तो हम यहां से इसको निकालने की कोशिश करते हैं। देखो टेंशन क्या हो गई भाई, टेंशन आपको दिया हुआ है 10 न्यूटन, है ना। तो ये जो टेंशन है एफसी के इक्वल ही आ जाएगी। इसका जो फॉर टेंशन जो आएगी 10 न्यूटन एफसी के इक्वल ही रखा जाएगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स, आपका जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसका फॉर्मूला यहां पर लिखा हुआ है एम आर ओमेगा स्क्वायर। क्या ये बात क्लियर है, एम आर ओमेगा स्क्वायर। दैट मीन्स 10 इज ग्रेटर देन, मास की वैल्यू क्या है, मास की वैल्यू है 250, है ना, 250 ग्राम। तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो केजी हो जाएगा। आर रेडियस, रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, 10 बाई 100। और ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा हमें निकालना है। तो यहां से देखो ये 0 से 0 कैंसिल हो गई, एक 0 से ये वाली 0 कैंसिल हो गई, ये 3 0 इधर जाकर के 4 0 बना देंगी। 10 की पावर 4 इज ग्रेटर देन 25 ओमेगा स्क्वायर। अगर आप इसको ध्यान से समझोगे तो आपको क्या समझ में आएगा वो देखना है। 10 की पावर 4 इज ग्रेटर देन 25 ओमेगा स्क्वायर। तो 10 की पावर, और यहां से 25 से आप इसको काटोगे तो 100 मिल जाएगा। 25 चौका 100, है ना, इंटू 100 ऐसे कर लो, 25 ओमेगा स्क्वायर। तो 25 चौका 100, 400 मिल गया। इसका मतलब 400 और ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ रही है, ओमेगा की वैल्यू इसका मतलब ये आ रही है 20। ओमेगा की वैल्यू क्या आ रही है 20 रेडियन पर सेकेंड। अब इसका क्या मतलब है, अब बेसिकली इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का यही मतलब है कि जो ये एंगुलर वेलोसिटी मैक्सिमम लिखा है ना, मैक्सिमम वर्ड, ये मैक्सिमम की वजह से मैंने जो है ना इसको इस रिलेशन के फॉर्म में किया है। मैंने इस वेलोसिटी जो मैक्सिमम वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी, उसको निकालने के लिए मैं इसीलिए इसको लेस देन और ग्रेटर देन वाले साइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, अब यहां पर ये चीज यही रिप्रेजेंट कर रही है कि भैया ये जो ओमेगा है 20 से कम होना चाहिए। ये ओमेगा जो है क्या होना चाहिए 20 से कम, तब ये जो रस्सी टूटेगी नहीं। यानी कि ये ओमेगा जो है तुम्हारा मैक्सिमम है, ये ओमेगा मैक्सिमम हो गया। भाई जैसे ही 20 से ज्यादा हो जाएगा ओमेगा, तो ये जो रस्सी है ब्रेक हो जाएगी, और ये रस्सी ब्रेक हो जाएगी तो उस केस में आपका जो टेंशन है वो बढ़ जाएगा। बेसिकली यही होगा ना। तो ये जो मैक्सिमम ओमेगा है ये कितना आ जाएगा 20। ये लाइन ये रिप्रेजेंट कर रही है। अब आप इसको इस तरह से मत करो, इस तरह से करोगे तो कंफ्यूजन कई बार बच्चों को हो जाती है। ठीक है, ये मैंने आपको सिखाया है कि यहां पर हम जब इस लाइन से यहां से होते हुए यहां पहुंचे तो इस लाइन का यही मतलब है कि जो ओमेगा है यहां ये रिप्रेजेंट कर रहा है 20 से हमेशा क्या होना चाहिए कम। तो मैक्सिमम ओमेगा कितना हो गया 20, मैक्सिमम ओमेगा 20, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सही है क्योंकि क्वेश्चन में मैक्सिमम पूछा था। इसीलिए मैं लेस देन और इक्वल टू ये वाला जो साइन है इस साइन की वजह से ही मैं इसको सॉल्व कर रहा था। अदरवाइज आप इसको इक्वल करते हुए सॉल्व करो। टेंशन इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, यहां से ये वाले फॉर्मूले से, इससे, है ना। आप इसको इसी तरह से यहां पर इक्वल टू का साइन लगाओ, इक्वल टू का साइन लगाते लगाते ओमेगा आपको 20 ही मिल जाएगा। तो बेसिकली वो ओमेगा आपका मैक्सिमम होगा। क्या ये बात क्लियर है? तो बस मेरा ये पर्पस था यहां पर ये साइन लगाने का, ये ग्रेटर देन का या लेस देन का जो भी साइन आप इसको समझो, क्योंकि टेंशन ज्यादा है एफसी से, मैक्सिमम टेंशन एक्सीड हो जाएगी एफसी से। तो यहां पर ये साइन लगाने का सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब था ताकि मैं यहां पर ये बता सकूं जो ओमेगा है ये 20 से कम होना चाहिए। दैट मींस 20 जो है मैक्सिमम लिमिट है। जब 20 मैक्सिमम होगा तो उस समय टेंशन 10 हो जाएगी और ये जो रस्सी है टूट जाएगी। क्या ये बात क्लियर है? अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो भाई वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.vijayacademy.in पर जाएंगे, एक रिसोर्स का टैब होगा, वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।
अगर आपको फिजिक्स में कोई डाउट है तो भैया आप जो है टेलीग्राम पर जाओ, ग्रुप ज्वाइन करो फिजिक्स बाय विजय एकेडमी, वहां पर डाउट क्लियर कर दूंगा। अगर आप 1 to 1 बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर भी आप मुझसे बात कर सकते हैं, नंबर मैंने यहां दिया हुआ है। चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हम जो है सेंट्रीपिटल फोर्स के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है इसको जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो, ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ ड्यू टू अ सेंट्रीपिटल फोर्स हैविंग कांस्टेंट मैग्नीट्यूड इज एन एग्जांपल ऑफ मोशन विद। ध्यान से समझेंगे, देखो जब एक्सीलरेशन की बात आती है, जब एक्सीलरेशन की बात आती है किसी भी सर्कुलर मोशन के अंदर, जब एक्सीलरेशन की बात आएगी किसी भी सर्कुलर मोशन के अंदर, तो आपको ये डायग्राम हमेशा तुरंत याद हो जाना चाहिए। ये वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी वेक्टर, ये रेडियस वेक्टर, तुरंत फटाफट ये डायग्राम एकदम दिमाग में आ जाना चाहिए। ये ओमेगा होगा। और अब आगे की बात अगर करें तो अब इसमें एक्सीलरेशन भी देख लेते हैं। भाई इधर इस डायरेक्शन में जाओगे तो आपको क्या मिलता है, एक्सीलरेशन मिलेगा, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। क्या ये बात क्लियर है? क्या अभी ये बात क्लियर है? चलो ये बात अगर क्लियर हो गई, अच्छा हाँ आगे भी बना ही लेते हैं। चलो अब ठीक है, इस डायरेक्शन में आपको कौन सा एक्सीलरेशन मिलेगा, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन AT या लीनियर एक्सीलरेशन। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट आता है, अब वो रिजल्टेंट भी ड्रॉ कर लेते हैं भाई। वो रिजल्टेंट हम जो है किससे ड्रॉ करेंगे, येलो से ही ड्रॉ कर लेते हैं। पैरेललोग्राम बनाओगे आप, ये प्लेन में हो रही है सारी चीजें, ध्यान रखना। दैट मीन्स यहां पर आपको ये ऊपर नहीं है, ये प्लेन में है। ये ओमेगा तो अपवर्ड है प्लेन के, इस प्लेन के जैसे ये प्लेन है, इस प्लेन के अपवर्ड ओमेगा है। और ये जो एक्सीलरेशन है, ये जो बनाऊंगा मैं, ये नेट एक्सीलरेशन, ये ए नेट या टोटल बोल सकते हो आप इसको, ये इस प्लेन में ऐसे है, मतलब प्लेन के अंदर है, डिस्क के अंदर। क्योंकि देखो मान लो ये ऐसे घूम रही है कोई बॉडी, तो रेडियल एक्सीलरेशन टुवर्ड्स द एक्सिस लग रहा है, ये लग रहा। और ये वाला जो एक्सीलरेशन है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, ये टेंजेंट के अलोंग होगा, तो इन दोनों के प्लेन में आएगा। ये जो नेट एक्सीलरेशन है इन दोनों वेक्टर के प्लेन में आएगा। लेकिन ओमेगा जो है ऐसे ऊपर, ओमेगा इस प्लेन के परपेंडिकुलर। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है भाई, तो आपको ए नेट पता चल गया, ये सारी चीजें पता चल गई है ना। अब अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स आपको पता है क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, मास इनटू एक्सीलरेशन। अब चूंकि ये जो केस है, ये वाला जो केस है किसके लिए है भाई, ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स हैविंग कांस्टेंट मैग्नीट्यूड इज एन एग्जांपल ऑफ मोशन विद। देखो अब चूंकि यहां पर ये सेंट्रीपिटल फोर्स की बात कर रहा है, इसीलिए यहां पर सिर्फ और सिर्फ हम किसकी बात करेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की। सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की। जब हम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की बात करते हैं तो आपको पता है एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, v²/r प्लस ये v²/r है, v²/r प्लस dv/dt। बेसिकली ये आपका लीनियर एक्सीलरेशन या टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है, ये आपका रेडियल एक्सीलरेशन है, और ये आपका ए नेट है। क्या ये बात क्लियर है? और ये वेक्टर फॉर्म में है भैया, वेक्टर फॉर्म में ले लो इनको अभी फिलहाल, वेक्टर फॉर्म में। डायरेक्शन आपको पता है, ए आर की डायरेक्शन रेडियस की तरफ है, ए टेंजेंशियल टेंजेंट के अलोंग है, और नेट जो है इन दोनों का प्लेन में आएगा। जब सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की बात होगी, यानी कि ये वाला जो कंपोनेंट है ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है, ये वाला जो कंपोनेंट है ये आपका रेडियल एक्सीलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है, इसको ए से भी बोला जाता है। जब सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की बात आती है, जब सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की बात आती है तो कोई बोल रहा है ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ ड्यू टू अ सेंट्रीपिटल फोर्स हैविंग कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, यानी कि इसके अंदर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। दैट मींस जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो ये वैल्यू कांस्टेंट है, और ये वाली जो वैल्यू है ये क्या हो जाती है, ये जीरो हो जाती है। ये वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। ये वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। अब समझ लो, इस बात को अच्छे से समझ लेते हैं। जो एक्सीलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है ना, क्योंकि ये तो टूवर्ड्स द सेंटर ही एक्ट कर रहा है। एसी जो है ये ऐसे घूमती रहेगी, ये एसी टूवर्ड्स द सेंटर ही एक्ट करेगा। लेकिन ये जो dv/dt जो AT वाला जो कंपोनेंट है, ये जो AT वाला कंपोनेंट है, ये डायरेक्शन चेंज होने की वजह से, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से इसकी वैल्यू चेंज होती चली जाएगी। बट चूंकि यहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट है, यहां पर जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है,
विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यहां पर जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वो क्या है, सेम है। तभी तो ये कौन सा केस बन रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, यूसीएम का, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। तो वेलोसिटी जब चेंज ही नहीं हो रही, तो यहां पर विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, तो ये वाली जो टर्म है वो आपकी क्या हो जाती है, जीरो। तो आपको ए नेट क्या मिला, ए आर। तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स के केस में हम क्या बात करेंगे, मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन लिखेंगे, मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन लिखेंगे। क्या ये बात क्लियर हो गई? अब आपको यहां ये समझ में आया, जब सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा उस समय आपका ये कंपोनेंट क्या है, जीरो है। ये कंपोनेंट आपका जीरो है, यानी कि आपका एटी, अगर मैं एटी की बात करूं तो आपका ये कंपोनेंट क्या है, जीरो है ना। और ये कंपोनेंट जीरो कैसे है, वो यहां से पता चल गया हमें, v इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। तो यूसीएम वाला केस हो गया, और जब ये यूसीएम वाला केस हो गया तो मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या है इसकी, अलग, डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट। मैं चाहता तो आपको सीधा सीधा बता सकता था, लेकिन हमें ये फील आना चाहिए कि कौन सी चीज इसमें जीरो होगी, ये पता होना चाहिए भाई। तभी तो आप देख पा रहे हो ना कि यहां से हम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन और फोर्स को किस तरह से डराइव करें, किस तरह से हम देख रहे हैं। चूंकि सेंट्रीपिटल फोर्स बोल रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है और उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। उसका मैग्नीट्यूड सिर्फ और सिर्फ तब कांस्टेंट होगा जब ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। डीवी बाई डी टी क्या हो जाएगी, ये मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, जीरो। दैट मींस यहां पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, यहां वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, इसीलिए एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा। वेलोसिटी चेंज होती तो एक्सीलरेशन चेंज हो जाता आपका, तो यहां पर ये वेलोसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, इसलिए एटी वाला जो कंपोनेंट है आपको ध्यान रखना है, ये जीरो है, ये जीरो है इस केस में। और एटी वाला कंपोनेंट जीरो, इसका मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब वेलोसिटी का जब मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, स्पीड बोलते हैं, है ना। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को हम क्या बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को हम क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं, है ना। तो कांस्टेंट स्पीड एंड वेरिएबल वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज हो रही है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। बेसिकली ये जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का ही एग्जांपल है। यहां पर आपको ये सेंट्रीपिटल फोर्स बीच में घुसेड़ के आपको जो है क्या कर रहा है, कंफ्यूज कर रहा है। समझ में आ गया ना। तो ये कहानी है इस क्वेश्चन की। उम्मीद करता हूं आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ये डायग्राम आपको पता होना चाहिए किस किस डायरेक्शन में कौन कौन से एक्सीलरेशन एक्ट कर रहे हैं। यहां पर अल्फा भी एक्ट करता है ओमेगा की डायरेक्शन में, अभी उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। बस इतना याद रखो, यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही याद रखना है ये सारी चीजें, क्योंकि ये इस केस में अभी अल्फा की बात नहीं हुई है ना। अल्फा की बात आएगी तो किसी और क्वेश्चन में आ रही होगी। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गई कि सेंट्रीपिटल फोर्स के अंदर जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है वो बेसिकली तभी आया क्योंकि वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का ही केस है, ठीक है। और दूसरा एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई। भाई अगर समझ में आ गई है तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो भाई www.vijayacademy.in पर जाओ और वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लो। अगर आपको फिजिक्स में कोई डाउट है तो भाई आप जो है फिजिक्स बाय विजय एकेडमी टेलीग्राम पर ग्रुप बनाया हुआ है, उसे ज्वाइन कर लो। अगर आप व्हाट्सएप पर भी बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर बात कर लो, नंबर दिया हुआ है। तो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में जो है हम क्या करेंगे, डायरेक्शंस देखेंगे। वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, लीनियर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, रेडियस वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, आपका लीनियर एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में होगा, या फिर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में होगा, या आपका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में होगा। बेसिकली वो डायरेक्शंस का खेल है। द फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इन ए सर्कुलर मोशन इज। अब सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला अगर हम देखें, द फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इन सर्कुलर मोशन इज। अब आपको पता है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला सिंपल है भाई, v²/r। क्या इनमें से कोई मिल रहा है, नहीं मिल रहा। आपको पता है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का एक फॉर्मूला होता है ω²r, है ना, r⍵²। क्या इनमें से कोई मिल रहा है, वो भी नहीं मिल रहा। अब आप ध्यान से देखो v = ω/r होता है, तो अगर हम इस ओमेगा हाँ v = r⍵ होता है, तो अगर मैं AC लिख दूं r⍵ × ओमेगा, तो इसका मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू अलग अलग हो जाती हैं। ये आपकी वेलोसिटी बन जाती है, ये ओमेगा बन जाता है। तो AC क्या मिल गया, v⍵।
अब देखो वी ओमेगा किस ऑप्शन में है, क्या वी ओमेगा इस ऑप्शन में है, फर्स्ट में नहीं है, थर्ड में भी नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है, तो सेकंड में है, तो सेकंड ऑप्शन सही है। ठीक है, अब देखो मैंने तो वी ओमेगा लिखा है, अब मजे की बात जो चेक करनी है वो यही चेक करना है। ये यहां से तो हो गया, यहां से तो हो गया, लेकिन यहां से डायरेक्शन का पता नहीं चल रहा बच्चे, यहां पर डायरेक्शन की बात नहीं हो पा रही, तो हमें तो विद डायरेक्शन इसको समझना है, हमें विद डायरेक्शन इसको समझना है। यहां पर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, यहां डायरेक्शन की बात नहीं हो रही। अगर मान लो वहां यहां इस क्वेश्चन में ये लिख देता v क्रॉस ओमेगा, v क्रॉस ओमेगा दे देता एक ऑप्शन आपको, यहां से इसको ऑप्शन को हटा के मान लो मैं यहां रख देता हूं v क्रॉस ओमेगा। ठीक है, मैंने यहां रख दिया और यहां से इसको हटा दो। अब तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गई। फोर्थ ऑप्शन आपके पास ये है, तो अब कौन सा लगाओगे, सेकंड या फोर्थ? अब तो कंफ्यूजन हो गई भाई, अब जो है कंफ्यूजन हो गई, अब कैसे करोगे? तो मजे की बात बस यहां पर यही थी, इसकी डायरेक्शन ध्यान रखनी है। डायरेक्शन यहां समझाऊंगा। देखो मान लो कोई ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है ना, और ये जो है इसका एक्सिस है। ठीक है भाई, ये इसका रेडियस वेक्टर हो गया r। इस पॉइंट पर अब कलर लेने पड़ेंगे मुझे अलग अलग। इस पॉइंट पर आपकी जो वेलोसिटी हो जाएगी वो ये हो जाएगी। क्या ये बात क्लियर है? ओमेगा क्या हो जाएगा? ओमेगा आपका ये हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? अब सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में एक्ट करता है? अब सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में एक्ट करता है। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में एक्ट करता है? इस डायरेक्शन में एक्ट करता है ये। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है भाई, अब लगा के देखो आप, राइट हैंड थंब रूल लगाओ। अब कौन सा रूल लगाओगे? राइट हैंड थंब रूल, है ना। राइट हैंड थंब रूल में ये थंब की डायरेक्शन होती है, और फिर यहां पर जो है उंगलियां घुमाओ और जो है इसको बनाने की कोशिश करो। ठीक है, देखते हैं। जैसे ए क्रॉस बी करते हैं ना भाई, मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ए क्रॉस बी करेंगे तो, या बी क्रॉस ए करेंगे तो थंब जो है हमें डायरेक्शन बताएगा क्या कर रहे हैं, है ना। मान लो बी क्रॉस ए किया मैंने, तो इस केस में हमें जो रिजल्टेंट मिलता है इस डायरेक्शन में मिल जाएगा, ऊपर ऐसे घुमाएंगे तो। ठीक है, अब यहां पर राइट हैंड थंब रूल लगाओ और फिर देखो कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है। क्या सेकंड ऑप्शन सही है या फोर्थ ऑप्शन विद वी क्रॉस ओमेगा सही है? ध्यान से देखेंगे। अगर मैं ओमेगा क्रॉस वी करता हूं, ओमेगा क्रॉस वी, तो एसी की डायरेक्शन यहां मिल रही है, बिल्कुल सही है। ओमेगा क्रॉस वी करने से एसी की डायरेक्शन मुझे यहां सेकंड ऑप्शन में सही मिल रही है। इसका मतलब अब आपको ये चीज समझ में आ गई कि ये जो सेकंड ऑप्शन है वो सही है, ये वाला ऑप्शन गलत क्यों है। ध्यान से देखेंगे, अगर v क्रॉस ओमेगा करोगे, v क्रॉस ओमेगा करोगे तो थंब जो है रेडियस की डायरेक्शन में जा रहा है, जबकि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन रेडियस वाले वेक्टर से अपोजिट एक्ट करता है। ये ध्यान रखना, रेडियस तो आउटवर्ड एक्ट कर रहा है भाई, सर्कुलर मोशन में रेडियस वेक्टर का है बाहर की तरफ, और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का जो वेक्टर है वो टूवर्ड्स द एक्सिस है। अब अगर v क्रॉस ओमेगा करोगे तो AC की डायरेक्शन रेडियस वेक्टर के अलोंग आ रही है और उसी की डायरेक्शन के साथ साथ चल रहा है, तो जो गलत हो जाएगा। इसका मतलब आपको ये ऑप्शन गलत है। क्या ये बात क्लियर है? तो जो एग्जामिनर है वो किसी भी तरह से आपके साथ खेल सकता है। उम्मीद करता हूं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। बेसिकली मैग्नीट्यूड तो ठीक था, लेकिन हमें डायरेक्शन का भी ध्यान रखना चाहिए। आपको अगर ये भी नहीं करना था ना, अगर जिसको ये डायग्राम पता है ये वाला, उसको ये सब करने की जरूरत नहीं थी, ये नॉट रिक्वायर्ड। अगर मैं यहां बोल दूं नॉट रिक्वायर्ड, तो यहां से भी आप इसको कर सकते थे। ओमेगा क्रॉस आर करते तो एसी की डायरेक्शन मिल जाती, ओमेगा क्रॉस आर करते तो एसी की डायरेक्शन आपको मिल जाती। ठीक है, चलो वैसे आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, जरूरत मतलब यहां इस क्वेश्चन में डायरेक्शन से हो सकता था, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि एक दो सवाल ऐसे आएंगे जहां पर सिर्फ वी और ओमेगा का फॉर्मूला यूज करके हम सवाल सॉल्व करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। अब यहां पर देखो भाई, वेबसाइट का नाम दिया है www.vijayacademy.in, वहां जाओ, इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लो। वहां एक रिसोर्स का टैब मिलेगा, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। अगर आपको फिजिक्स के अंदर किसी कॉन्सेप्ट या किसी क्वेश्चन में डाउट है तो भाई आप जो है फिजिक्स बाय विजय एकेडमी टेलीग्राम पर ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लो।
आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी बात कर सकते हैं 1 to 1। अगर आपको फिजिक्स के अंदर किसी कॉन्सेप्ट में डाउट आता है तो व्हाट्सएप करिए और अपना डाउट क्लियर करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में।